चैन नशीन व तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असम्बली, मोहतरम जनाब गौस पाशा साहब फर्जन मरहूम जहांगीर पहलवान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन बल्दिया, अभी जनाब महमूद इंजीनियर साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़िले गोलकुंडा और मोहम्मदी लाइन के मरहूम मजलिस क़ायदीन का ज़िक्र किया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए और मैं इन तमाम मरूमीन को अपने बचपने से देख रहा हूँ और जानता भी हूँ, और ख़ास तौर से मरहूम जहांगीर पहलवान साहब से हम तो उनको एक ज़माने से अरसे दराज से उनको देखते आए हैं, और आज जब गौस पाशा साहब ये फूल का हार हमको पिनाए तो यकीनन उनकी मोहब्बत अपने वालिद की तरह आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है और रहेगी। मगर एक चीज़ में गौस पाशा में कमी पैदा हो गई, वो फूल के हार में, क्योंकि जो लोग मरहूम जहांगीर पहलवान को जानते हैं, जहांगीर पहलवान मरहूम ने रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो उस वक्त हैदराबाद में एक नया शुरू करे थे, फूल की शेरवानी, लोग जानते भी नहीं थे। तो ऐसा दिख रहा गौस पाशा ज़रा थोड़ा फूल में थोड़ा कंजूसी कर रहे होंगे, तो गौस पाशा फूल में कंजूसी नहीं करना, आइंदा से ख्याल रखो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद के हक़ रायदही का दिन है, वोट डालने का दिन है। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। जहाँ तक मुझे मालूम हो रहा है, हम जब पैदल दौरे करते हैं, लोग यकीनन हमसे वादा करते हैं, मगर बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है, अरे नहीं भाई अपनी सीट है, कौन आके हराता है इनको। कोई जाकर समझाते हैं, अरे भाई बीजेपी है, अरे छोड़ो यारो, बहुत से लोग आके चले गए, सालार से लेके अब तक क्या कर लिए। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका ये एतमाद, आपका ये भरोसा बहुत अच्छी चीज़ है, मगर याद रखिए आपको और हमको ये बताया गया है, सिखाया गया है कि हमको मैदान में आकर उस पर मेहनत करना पड़ेगा। और याद रखिए कि वोट एक अमानत है और इस अमानत का आपको इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन बोलिए, दुश्मन बोलिए, या जो अज़ल के दुश्मन है, वो बाज़ाब्ता मुत्तहिद हो चुके हैं और पूरे मंसूबे और साजिशें बनाई जा रही हैं कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी को रोका जा सके, जो इंशाअल्लाह ताला वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि हमको उन तमाम नापाक मंसूबों को अगर नाकाम करना है तो हमको अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है, और इस बात को अपने जहनों से निकाल दीजिए, अरे क्या होता मेरे भाई, एक एक वोट आप सिर्फ हैदराबाद से मजलिस को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप अपना वोट अगर इस्तेमाल करेंगे तो चौथी मरतबा असदुद्दीन ओवैसी को MP बनाने के लिए भी नहीं, बल्कि जब आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन फ़िरका परस्त ताकतों को पैगाम दे रहे हैं कि मैं अपने घर से निकल कर वोट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपने इस मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा कर दिया। अगर आप मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप BJP RSS को पैगाम दे रहे हैं कि पूरे मुल्क में इन्होंने अक़लियतों के ताल्लुक़ से एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा कर दिया। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपनी अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। आपको सिर्फ आधा घंटा 40-45 मिनट लगेंगे,
निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और बहुत से साहिब इस्तात लोग से जो मेरी बात हो रही है तो बोल रहे कि हमारा प्रोग्राम ये है कि वोट डाल के हम फार्म हाउस को चले जाएंगे, हम किसी के बाग पे चले जाएंगे। मैंने पूछा क्यों जाएंगे? बोले नहीं, वो हिमायत आम पक्के आ रहे उस दिन। मेरे भाई ये क्या तरीका है बताइए आप? इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में नफरतों में इजाफा कर दिया गया। इस मुल्क में, वतन अजीज में हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में बीजेपी की उम्मीदवार मस्जिद की तरफ रुख करके तीर मारने का इशारा करती है। आप बताइए फिर अगर हम इत्मीनान और आराम से कैसे बैठेंगे? इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन हर प्रोग्राम आपका मनसूख करिए। सुबह के अवलीन सातों में निकलिए। वोट एक अमानत है, इस अमानत का इस्तेमाल सही तरीके से करिए ताकि उन तमाम फ़िरका परस्त ताकतों को हम अपने वोट के इस्तेमाल से ये पैगाम देंगे कि सीट तो हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, मगर हम वोट इसलिए भी दे रहे हैं ताकि हमारे वतन में जो फ़िरका परस्ती का फ़रोग़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है, हम उसके ख़िलाफ़ भी वोट दे रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। जब आप पोलिंग बूथ को इंशाअल्लाह रवाना होंगे अपने पूरे अफराद या ख़ानदान के साथ, तो सेल फ़ोन लेके मत जाइए, सेल फ़ोन लेके मत जाइए, क्योंकि सेल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जब हम एक नमाज के लिए रुक चुके हैं तो मैं अपनी तकरीर को जारी रखूँगा। दूसरी बात यह है कि जब आप बटन दबाएंगे तो जब बटन दबाएंगे तो उस वक्त तक बटन को दबा के रखिए जब तक कि मशीन से आवाज़ नहीं आती एक टी बोल के। जब वो आवाज़ आएगी आप उंगली हटाइए। उस मशीन के बाजू एक छोटी मशीन होगी जो आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शन में, उसमें एक छिट्टी निकलेगी जिसमें आप पतंग के निशान पर बटन दबाए तो छिट्टी में पतंग की फ़ोटो आएगी, 30 सेकंड तक आपको दिखेगी, फिर वो छिट्टी नीचे गिर जाएगी। ये 2 चीज़ों का आप ख्याल रखिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग बूथ को ज़रूर जाइए। और उस घर को वापस आने के बाद मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को फ़ोन करके बताइए कि भाई जाओ निकल के वोट डालो, हम अपना वोट डाल के आए हैं। याद रखिए ये हिंदुस्तान की तारीख़ का बड़ा ही नाजुक तरीन मरहले से हम गुज़र रहे हैं। हमारे वतन अजीज़ का ये बड़ा ही तारीख़ी पार्लिमानी इलेक्शन होगा। अगर आप ज़रा सी भी कोताही करेंगे, काहिली करेंगे, गैर ज़रूरी खुद एतमादी का शिकार हो जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट यकीनन यहाँ की गयूर आवाम की इत्तेहाद और ताकत की निशानी है। हमने 26 साल मेहनत करके हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल की। यकीनन इसमें हमारे बुजुर्गों का खून है, उनकी मेहनतें हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून, पसीना और कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि हम इस सीट पर सिर्फ हैदराबाद की आवाम की नुमाइंदगी करें, बल्कि हमारे बुजुर्गों की ये दूरअंदेशी थी। उनकी निगाहें ये देख रही थी कि जिस दिन हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होगा, वो ना सिर्फ यहाँ के गरीब और गयूर आवाम की नुमाइंदगी करेगा, बल्कि मुल्क के कोने कोने में जब जुल्म उठेगा तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो जालिम से पंजा आजमाई करेगा। वो सिर्फ हैदराबाद की आवाम की इंसाफ की बात नहीं करेगा, बल्कि पार्लियामेंट को जब जाएगा तो जहाँ पर पूरे मुल्क का कानून बनेगा वो हर उस कानून की मुखालिफत करेगा जो मजलूमों को कुचलने का काम करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट का इस्तेमाल करिए, जाइए और अपने वोट को इस्तेमाल करके मजलिस के इंतखाबी निशान, पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को कामयाब करेंगे, शहर हैदराबाद के अमन को कामयाब करेंगे, तेलंगाना में फसादात को आप रोकेंगे। आप हर एक की इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, उसकी हिफाजत का आप इंतजाम करेंगे मजलिस को वोट देकर। ये जो भाईचारगी का माहौल है
उसको हम बरकरार रखेंगे। अगर आप और हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे वतन में आज पेट्रोल 100 रुपये से ज्यादा हो चुका है, तो आप मजलिस के हक में वोट दीजिए। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मगर वोट का इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं कि आइम्मा मस्जिद अपने हर जुमे के वाज में, बयान में हम तमाम से अपील कर रहे हैं कि जाके वोट डालो। तो आपसे मेरी अपील है कि अपने पूरे अफराद ख़ानदान के साथ, ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप वोट डालिए। और आज से 2 दिन पहले जब मैं याकूतपुरा के अमान नगर ए में पैदल दौरा कर रहा था, तो हमारी एक बहन या बेटी थी जो निकाब में थी और मुझसे कहा कि मैं आपको वोट इसलिए दे रही हूँ कि आप मोदी को हटाएंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। और याद रखिए, हम हमारी माँ और बहनों से भी अपील करेंगे, खाली ये नहीं बोलना। मैं आज कहीं दौरा कर रहा था सुबह में चंद्रायन गुट्टा के इलाके में, तो वहाँ से हमारी इज्जतदार माँ ने कहा अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़े, दुआ करे। मैं बोला अम्मा दुआ करे तो कीड़े नहीं पड़ते, वोट डाले तो कीड़े पड़ते। तो खाली बोला तेरे मुंह में कीड़े पड़े, मट्ठी पड़ो। मेरे भाई जाके मशीन पे बटन दबाओ, मट्ठी भी पड़ेंगी उनके ऊपर, कीड़े भी पड़ेंगे। माने बता रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं किस पे कीड़े पड़ना, नहीं तो फिर ये टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, ओ इसी साहब कीड़े पड़ो बोले, मट्ठी पड़ो बोले। ऐसा नहीं है भाई, समझाने को, वोट डालने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका ख्याल रखिए। तीसरी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क में अगर किसी को फरोग दिया है तो सिर्फ अपनी शख्सियत को फरोग दिया है। पूरे मुल्क में, इस मुल्क में नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? अपनी इनफरादियत, अपनी शख्सियत। इस मुल्क में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यहां पर इस मुल्क की एक जबान हो, इस मुल्क में एक आइडियोलॉजी हो, इस मुल्क में एक टैक्स हो। ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है। और हैरत अंगेज बात और ताज्जुब बद के सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूं कि मुल्क में अगर हर कोई शक की निगाहों से किसी को देखता है तो मुस्लिम अक़लियत को शक की निगाहों से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ शक पैदा किया, नफरतों में इजाफा किया। अगर आप देखते हैं तो आज भी दलितों पर जुल्म होता है, वो जुल्म खत्म नहीं होता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप गौर करिए। गौर करके आपको अपनी वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नफरत इतनी बढ़ चुकी है हमारे वतन अजीज में, इतनी बढ़ चुकी है कि एक उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में 4 बच्चे एग्जाम लिखते, चार बच्चे एग्जाम लिखते, आंसर शीट पर कुछ नहीं लिखे, क्या लिखे? जय श्री राम लिख दिए। तो एग्जामिनर उनको क्या दिया? 50% मार्क्स दे दिया उनको। अब आप बोलेंगे कैसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एग्जामिनर को मालूम था अगर मैं 50% नहीं दूंगा तो पूरे आ जाएंगे नारे लगाते हुए। एग्जामिनर को मालूम था कि नरेंद्र मोदी उनकी ताईद में खड़ा है इन तमाम नारे मारने वालों के। तो इसलिए इतनी नफरत पैदा कर दी गई कि बेचारा एग्जामिनर उनको 50% मार्क्स दे दिया। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, ये माहौल आपने क्यों पैदा किया? ये माहौल आपने क्यों पैदा किया? बताइए कि कोई एग्जाम में आंसर नहीं लिखता। अगर मैं कोई हैदराबाद में एग्जाम में जाएगा, लिखेगा सऊदीन ओवैसी जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, तो पुलिस को बुला लेंगे, पूछो इसको कौन है। मगर यहां पर आप देख रहे हैं कि 50% मार्क्स दे दिए। तो मैंने उसको थोड़ा लतीफा बना दिया। वो 4 स्टूडेंट का नाम क्या था मालूम आपको? एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अमित शाह, एक का नाम योगी, चौथे का नाम JP नड्डा। कुछ काम नहीं किए सिवाय बस नफरत पैदा करो और मार्क्स लेना चाहते हैं, सीटें जीतना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बात पर गौर करिए। और आज आप 5वीं बात,
हाँ, आराम से आराम से आराम से। पांचवी बात यह है कि क्या यह वजीर आजम को जेब देता है? एक मुल्क का वजीर आजम है, 133 करोड़ इस मुल्क की आबादी, जिसमें 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियतों की आबादी। वजीर आजम अपनी तकरीर में बार बार बके जा रहे हैं। क्या बक रहे हैं? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं। वजीर आजम बोले जा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम बोले जा रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे वजीर आजम, कभी यह भी तो सोचो कि तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, मुल्क तो रहेगा ना। एक इलेक्शन की खातिर आप कितनी नफरतों की दीवारों में इजाफा करेंगे? मुल्क को तो बाकी रखो। इस मुल्क की ताकत यहां की भाईचारगी है। अब आप अंदाजा लगाइए, 17 करोड़ लोग, क्या आप और हम कोई बांग्लादेश से आए? क्या आप और हम किसी पड़ोसी मुल्क से आए? क्या हम श्रीलंका से आए? क्या हम अफगानिस्तान से आए? कहां से आए हम? अरे हम यहीं पैदा हुए। हमारे बाप दादा नहीं, बल्कि अगर आप निकालेंगे तारीख तो 500-600 साल से हम यहां पर हैं। और आज इस मुल्क का वजीर आजम कहता है कि हम घुसपैठी हैं। और फिर इनका यह बोलना कि मुसलमान औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करते। अब मैंने कहा कि गवर्नमेंट का डेटा यह बताता है कि TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम खवातीन का गिरा है, बहुत गिरा है। अब आप बोल रहे बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे, क्यों झूठ बोल रहे आप? अब मैं अपनी तकरीर में आपके झिर्रा सरवर नगर में तकरीर करते हुए मैंने कहा कि गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि सबसे ज्यादा कंडोम मुसलमान मर्द इस्तेमाल करते। इनको बड़ी तकलीफ हो गई। वो कैसा बोले? अरे तुम्हारा गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है, तुम्हारा गवर्नमेंट का डेटा है। TFR रेट हमारी बेटियों का गिरा है। और फिर उसमें नरेंद्र मोदी बोल रहे बहुत बच्चे पैदा करते। मोदी जी, आपके 6 भाई हैं, अमित शाह के 6 बहनें हैं, गोलवालकर के तो 11 थे। उन पे क्या बोलेंगे आप? उन पे कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ये झूठ RSS, अगर आप यहां पर कोई 70 साल के ज़ईफ बैठे तो उठकर बोलेंगे वो इसी सही बोल रहा है। वो 50 साल से हम सुन रहे हैं यही झूठ को। हम बच्चे बहुत पैदा कर रहे, हम वहां से आए, यहां से आए। अरे हम कहीं से नहीं आए। हकीकत तो यह है, अगर तुम बात करोगे तो हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ने जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो अब्बा आदम पहला कदम भारत में रखे थे। ये हमारे अब्बा की सरजमीन है। अम्मा हवा जिद्दा में गए थे। अब आप बोल रहे हम घुसपैठी है। कहां के घुसपैठी हम? आप बताइए, आप लोग घुसपैठी है? आप लोग घुसपैठी हैं? तो हाथ उठा के बोलो कौन घुसपैठी नहीं है। अब ये हमको बताना, हाथ तोड़ गया, बटन दबेगा नहीं दबेगा? तो 13 तारीख को जाके बोलना हमको बोलता घुसपैठी ले, ठै 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 मार, वो करना। ये खाली हाथ उठा के नहीं चले जाना। अच्छा, तीसरी बात उनकी कि मंगलसूत्र लेकर हमारी हिंदू बहनों का हमको देंगे। अरे मोदी जी, मंगलसूत्र की बात अगर हम करेंगे तो लंबी जाएगी बात, गुजरात तक चले जाएगी। रुक जाओ आप। हम भी बहुत बोल सकते हैं, मगर अखलाक और अदब के दायरे में रहकर हम बोल रहे हैं कि आप मंगलसूत्र की बात मत करो। क्यों मत करो? मैं आपको बता रहा हूं क्यों मत करो। मैं बता रहा हूं आपको। आपको मालूम, हाथरस एक जगह यूपी में जहां पर एक दलित बच्ची का रेप हुआ। वो रेप करने वाला कौन था? बीजेपी पार्टी का था नहीं था? जम्मू में आसिफा का रेप हुआ, याद है? बच्ची आसिफा, रेप करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। उन्नाव में दलित बच्ची थी, हाथरस में आसिफा था, गुजरात में बिल्किस बानो थी। इन्होंने उसके रेप करने वालों को छोड़ा नहीं छोड़ा। अब आप चौथी मिसाल ले लो। कर्नाटका में इनकी ताइदी पार्टी का एक उम्मीदवार है, उसका नाम शायद क्या है, प्रज्वल रेवन्ना कुछ नाम है उसका, JDS पार्टी का है। उसका नाम देखिए,
वरना ये लोग बोलेंगे नाम गलत बोल दिया। हाँ, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो, जिसको जिनसी इस्तेसाल बोलते हैं। 2000 वीडियो, घर में काम करने वाली। एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है, उसका वीडियो। कोई टीवी के एंकर है, उनका वीडियो। कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए, आप उनका वीडियो बना लिए। 2000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार, इसने अपने वीडियो बनाए। यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। अब आप बताइए, उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको, हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं, उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। 2000 वीडियो बनाए उसने। गरीब बेचारी औरत परेशान है, मजलूम है, तकलीफ में है, तो इस कमीने ने, इस जालिम ने उनका इस्तेसाल किया और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगने गए थे। और हद तरफे तमाशा यह है कि वो जब वीडियो निकले, रातों रात जर्मनी भाग गया। रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। नरेंद्र मोदी बोल रहे मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, मैं नकोरे बाबा तू तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए हमारे को। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार की ताईद में गए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये ऐसी हरकत करता है, गंदी हरकत, इसके वीडियोस हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके लिए वोट मांगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? देश का वजीर आजम है, एक गंदे आदमी के लिए यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। वो बेटी हिंदू की भी है, मुसलमान की भी कमजोर है भाई। आप उसका इस्तेसाल कर रहे हैं और मोदी बोल रहे हैं उसको, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। देश के वजीर आजम, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रॉ है, आपके पास हर चीज है। आपको सब मालूम था कि यह शख्स जलील है, गंदा है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तब भी आप जाकर उसके लिए वोट मांगे। ये वजीर आजम क्या कर रहे हैं बताइए आप? और बोलते नारी शक्ति, नारी शक्ति। अरे काहे की नारी शक्ति? नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपनी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे काय का रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेसाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। बताओ बीजेपी वालों, बताओ बीजेपी वालों, आप क्या करेंगे इस बारे में? आप क्या करेंगे इस बारे में? अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब मरना चाहिए। आप कल बोल रहेंगे नहीं हम उसको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड करने का मतलब यह नहीं है। क्या मोदी वजीर आजम रहते हुए उसके लिए वोट कैसे मांगा? इससे बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और पार्टी हमेशा ऐसे लोगों की तायीद करती है, ऐसे गंदे किस्म के लोगों की तायीद करती आ रही है। इनका अलाइज है, इनकी तायीदी पार्टी का उम्मीदवार है। अब कल वो फैसला करेंगे हम उसको निकाल दिए। अरे जर्मनी कैसे भागा भाई उन्हें? अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सोच लो आप, अगर ये हरकत मुसलमान करता तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, अगर उन्हें यह करता। अच्छा, आप ये टीवी चैनल पे देख रहे हैं, आप ये मैं जो बोल रहा हूं ज्यादा नहीं आ रहा। अगर उसका नाम अब्दुल होता तो टीवी चैनल वाले ऐसा चीखा मारते, ऐसा चीखा मारते, बाबा बाबा बाबा, ऐसा दिखता कि वाकई में कुछ हुआ है। मगर अब सन्नाटा है, टीवी चैनल वाले खामोश बैठे हुए हैं,
कुछ बोलने नहीं आ रहा उन लोगों को। अरे टीवी चैनल वालों, 6 बजे 9 बजे बैठकर पुकारने वालों, इतना पुकारते ऐसा समझते कि हम बहरे हैं। अरे तुम्हारे पुकारने से लगता है कि तुम बहरे हो। आज एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, 2000 खवातीन का इस्तेसाल किया इस शख्स ने, और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो क्या हो रहा है इस मुल्क में, देखो क्या हो रहा है। कल तक दलितों की बच्चियों को पीटा जाता था, उनकी इज्जतों से खेला जाता था, फिर आसिफा, फिर पहले बिल्किस बानो, आसिफा। अब क्या हो रहा है देखो आप। बीजेपी जो बोलती नहीं हम ऐसी पार्टी नहीं। अरे कहां, आप तो तायीद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में। क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती। और क्या बोलते उस पे? ये लव जिहाद है, बोलते ना, ये लव जिहाद है। ये क्या कर रहा है? ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे क्या बोलूं उसको, एक अवामी जलसे में खड़ा हुआ हूं। जब मैं पढ़ा और लोग मुझे जो देखकर बताए, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है? कोई ऐसा भी करता है क्या? एक मजबूर मजलूम औरत का इस्तेमाल, और वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। कितना गंदा आदमी होगा। और आप जाकर हमारे देश के वजीर आजम, 56 इंच का सीना इनका। भाइयों बहनों मित्रों, मैंने इस गंदे आदमी के लिए वोट मांगा, बोल दो आप। मगर कुछ नहीं मेरे भाई, ये मुल्क में आप देख रहे हैं कि बीजेपी इस मुल्क को किस रास्ते पर लेकर जा रही है। हम तो उन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरा रुक जाओ, देखो, और फिर याद रखो आप, ये बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के लोग बोलते नहीं हिजाब नहीं पहनना, दबाव है, ऑपरेशन है। अरे ये क्या हो रहा? फिर तुम तो गंदे आदमी के लिए वोट मांगे। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाए। क्या आजादी दिलाए आप? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखिए, इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखिए। वोट दीजिए नफरत के खिलाफ मजलिस को, वोट दीजिए इंसाफ के लिए, वोट दीजिए ताकि दलित, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और ओबीसी लोगों में एक इत्तेहाद पैदा हो। वोट दीजिए मेरे भाई। मैं आपसे क्यों आपके सामने आकर आप देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो मजलिस को मुकाम दिलाया, वो क्या था उनका पैगाम? कि मजलूमों की एक सियासी ताकत हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हो, उनकी एक सियासी ताकत हो, एक प्लेटफॉर्म हो उनका। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। मैं देश के कोने कोने में जाकर इसी की बात करता हूं। अच्छा, मैं गया था बनारस, नरेंद्र मोदी वहां के एमपी हैं। मैं बनारस में 20,000 का मजमा था, उसको बोलते हैं बुनकरों की बस्ती, अंसारी भाइयों की बस्ती थी, जहां पर पावर लूम है। और वो उन्होंने कहा कि हमारे पावर लूम की इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। 50% हमारे बच्चे बड़े बड़े शहरों को, बंबई, दिल्ली चले जा चुके हैं। उनकी बिजली का रेट इतना है बरखी का कि वो पावर लूम नहीं चला सकते। और ये सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि जिस पार्लियामेंट हल्के के नरेंद्र मोदी एमपी है, वहां के बुनकरों ने मुझसे कहा कि असद साहब, अगर हमारे अब्बा का इंतकाल हो जाता है तो बिजली का बिल अब्बा के नाम पे होता है। ये गवर्नमेंट बीजेपी की हमारे अब्बा का नाम की जगह हमारा नाम नहीं लिखती। हमारे अब्बा के नाम पे बिजली है, पावर लूम के लिए बिजली जरूरी है। तो वो लोग, उन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब, इतनी तकलीफ है कि अब्बा के नाम की जगह हमारा नाम नहीं लिखा जाता। मेरे भाई, लोग बोलते मजलिस क्या है, मजलिस कैसी है। यहां पर तो यूं डाल के कर रहे आप, वहां पर तो नाम नहीं तब्दील हो रहा है। पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। ये जो बनारस की सिल्क साड़ी है, कौन बनाता है? यही गरीब मजलूम लोग बनाते।
मैंने उनसे पूछा, बताओ इतनी खूबसूरत साड़ी आप बनाते हैं सिल्क की, क्या आपके पास कोई आपका सेठ है? तो बोले नहीं, हमारे पास सेठ नहीं है, मजदूर है, हम मजदूर हैं। मेरे भाई, ये हाल करके रख दिए। आप अंदाजा लगाइए किस मंसूबाबंद तरीके से कमजोर और बर्बाद किया जा रहा है। और बीजेपी बोलती हम ऐसा कर रहे हैं, पिछड़ा ये वो फुलारे, कुछ नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, अखबार में पढ़ा कि ईद की नमाजें एक एक मस्जिद में 3-3 मरतबा हुई, 3-3 मरतबा हुई। क्यों हुई? क्योंकि रोड पे पढ़ने की इजाजत नहीं है, रोड पे पढ़ने की इजाजत नहीं है। और यहां पर हैदराबाद में तहज्जुद की नमाज आप रोड पर पढ़ रहे थे। रमजान में तहज्जुद की नमाज आप रोड पर पढ़ रहे थे, वहां ईद की नमाज रोड पर नहीं पढ़ सकते। दुनिया ने देखा कि एक जगह पर दिल्ली में कोई रुकू में था तो पुलिस वाला आकर उसको लात मार के गिरा दिया। मेरे भाई, ये मंजलिस की अहमियत है, ये मंजलिस की ताकत है, जो आपने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके उसको एक मुकाम दिलाया। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं, 13 तारीख के दिन निकल कर रोड का इस्तेमाल करिए। जो हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत करते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, अगर मोदी दोबारा वजीर आजम बनेगा, ये आइन चले जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर का। अगर आइन चले जाएगा, दलितों का रिजर्वेशन चला जाएगा, ओबीसी का रिजर्वेशन चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आरएसएस शुरू से कहती आ रही है इस देश में आरक्षण या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। शुरू से आरएसएस कह रही है। ये आपको झूठ बोलते रहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। मोहन भगवत का बयान आया, नहीं नहीं, याद रखिए जो बात इनके दिल में है और जो लिखते हैं उनकी किताबों में, आप किताब पढ़ लो उठा के उन लोगों की। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, कई उनके किताबें पढ़ चुका हूं, और वो इस बात से नफरत करते हैं कि रिजर्वेशन क्यों रहे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या बीजेपी को वोट देंगे या फिर हम अपने आइन को बचाएंगे। इस मुल्क को बचाओ मेरे भाई, इस मुल्क को बचाओ। तुम और हम नहीं रहेंगे, हम कैसा मुल्क अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, सोच लो। तुम्हारी मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या तुम इस मुल्क को ऐसा छोड़ के जाओगे कि तुम्हारी मां और बहनों की बेटियों का वीडियो बनाकर कोई उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे? तुम कैसा मुल्क चाहते हो? अरे ये मुल्क खूबसूरत मुल्क है, ये मुल्क जैसा ये मुल्क है दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है। मगर इस मुल्क को, उसकी मुल्क की बुनियादों को कमजोर किया जा रहा है जहर से। जहर से क्या जहर है? हिंदू मुसलमान में जहर डालकर। लोग बोलते ईवीएम की मशीन में गड़बड़ है, मैं बोलता हूं मोदी ने दिमाग में चिप डाल दिया, दिमाग में जहर उगल दिया। इस जहर को निकालना पड़ेगा आपको। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए। ये बीजेपी के कैंडिडेट बार बार ऐसा करेंगे, वो करेंगे, पतंग को ऐसा कर देंगे। याद रखो, पतंग जब हवा में कोई पिलाता है तो सबसे अहम काम जो होता है, पतंग अच्छी होती है। हम लोग क्या बोलते, खड़ी खांप, फिर उसके कन्ने डालना पड़ता, या इतने डालते या थोड़ा लंबा करके डालते, अच्छे तागे से कन्ने डालते, उसको देखते, यहां देख के बराबर हो रहा नहीं हो रहा। उसके बाद मांझा अच्छा लेते, और पतंग को काटने के लिए, दूसरे की मुखालिफ की पतंग काटने के लिए 2 तरीके समझे जाते, एक तो ढील से या एक खींच से। अच्छा, पतंग क्या होता, जब ऐसा जारी तो बोलते मियां वेट डालो, ढील दे, वाह साफ। या अगर हवा तेज है, ऐसी है तो नीचे से खींच मारो। तीसरा तरीका बीजेपी वालों मेरे पास भी है, अत्ते मारने का। अत्ते मारने का, अगर अत्ते मार लिए तो दूसरे की पतंग भी हम लाके रख लेते, हमारी पतंग बोलते फिर। एहतियात करो, एहतियात करो, एहतियात करो। ऐसा मत समझो 40 साल से हम यहां पर हैं, हमारे बुजुर्ग खबरों में जाके सो गए मगर कुछ फन सिखा के गए हमारे को।
हमारे बुजुर्ग नहीं रहे दुनिया में, मगर उन्होंने हमको सिखाया कि कैसे इन लोगों से, जालिमों से मुकाबला करना। ये बार बार बोलना ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे, अरे हद तो ये हो गई कि बीजेपी के लोग हैदराबाद में बोल रहे कि वक्फ के कानून को बर्खास्त कर देंगे, वक्फ के कानून को बर्खास्त कर देंगे। हद तो ये हो गई कि किताब 6 क्लास की छपी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीईआरटी की, उसमें लिखा गया कि आयतुल्लाह खुमैनी सबसे ईवल आदमी है। अरे दुनिया में सबसे ईवल आदमी अगर आज कोई है तो बेंयामिन नेतन्याहू है, जिसने 30,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, अल्लाह उसको गारत करे। जिसने 15,000 बच्चों को मार दिया, 12,000 खवातीन को शहीद कर दिया, 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, अल्लाह उसको तबाह ताराज कर दिया। ये नफरत फैलाई जा रही। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। ज़रा थोड़ा ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई, थोड़ा आसानी के लिए आपसे बोल रहा हूँ। मैं अब कभी कभी सुनता हूँ मज़ाहिया शायरों को, सुनता हूँ तो याद आया तो थोड़ा लिख लिए। मेरे साथ आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, नहीं बोलिए मत, खाली सुनिए, बाद में स्टार्ट लीजिए। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है। मोदी बोल रहे ना, मैं आपका भाईजान हूं, बोले मोदी। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं। नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हिंदू मुस्लिम करके अपने घर का राशन भर ले रहे, सुने तुम, हिंदू मुस्लिम करके अपने घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखा मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, रेल भी बेचता हूं, बीएचएल भी बेचता हूं, तुम बोले तो जेल भी बेचता हूं। कैसे तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब यहां से स्टार्ट दो आखिर के लफ्जों में। इसके बच्चे, उसके बच्चे, कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनो, अभी इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे, गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनो, अभी पाकिस्तान को ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं बोल रहे थे, पाकिस्तान को ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं बोल रहे थे, और चाइना से डर के बैठे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। ये इनका मामला है। अब आप जरा इसको फैलाइए, नहीं बोले तो सुनते नहीं। तो ये मामला है मोदी जी का, नहीं बोले तो सुनते नहीं। चीन बैठा हुआ है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे, मोदी क्या बोले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे उन्हें। 5 साल से बैठा हुआ है, 2000 किलोमीटर पर चीन अलकट पलकट मार के बैठा हुआ है। देवसांग डेमचाक पर हजारों फीट के ऊपर, वहां पर उनके जो घर बना लिया, जिसमें अगर टेम्परेचर अगर सर्द से सर्द हो तो हीटिंग का इंतजाम कर दिया, रोड बना चुका है, और चीन बैठा हुआ है। मोदी जी बोल रहे 56 इंच का सीना बैगन की बातें कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख को एक कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप घर में जाके बोलेंगे, अपनी बेगम को राजी करेंगे। अरे कमजोर आवाज आई, अपनी बेगम को राजी करेंगे, नहीं है, जोर से बोलो, राजी करेंगे ना। सबको लेके जाइए मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद मेरे को बोलना पड़ा तुम नहीं बोले तो सुनते नहीं।
तो 13 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और जितने वोट हैं निकलिए। और मैं मंजलिस के कॉरपोरेटर से भी और सदर मोतमनीन से भी अर्ज कर रहा हूं, एक टीम बनाओ जो लोगों को सिर्फ घर से निकाल सके। हमारा काम पोलिंग के दिन यह होना कि जो सहरी को उठाते लोग देखो गाना बजाते हुए, दफ बजाते हुए, वैसा हमारे मंजलिस के अराकीन को काम करना है कि चलिए निकलिए ना अम्मा, चलो मेरे भाई निकलो, चलो मेरे भाई निकलो, मेरे अब्बा निकलो, मामू निकलो, खाला निकलो, खालू निकलो। सबको निकालने का काम नहीं कर रहे। ये काम में बहुत कमी पैदा हो गई। अगर जहांगीर पहलवान जिंदा रहते, जीडी खान साहब जिंदा रहते, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आते थे वो लोग, वो सालार की गाड़ी के पास नजर नहीं आते थे, नहीं मालूम कहां रहते थे, निकालते थे अहमद, मरूम अहमद। फिर 5-6 बजे सालार को आके बोलते, साहब इतने लोग को हम निकाले। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि घर से निकालना। एक ऐसी टीम तश्कील दीजिए। देखिए, वोट अमानत है। कल आपका एक वोट इस मुल्क की तकदीर को बदल देगा, इस मुल्क की तकदीर को बदल देगा। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में नमरूद ने डाला था, तो एक चिड़िया अपनी इतनी सी चोंच में पानी लेकर आई और उस पर डाल दिया। उस आग पर किसी ने पूछा कि तेरी इतनी सी चोंच है, तूने आग पर पानी डाला और तू समझ रही कि जो आग आसमानों को छूरे बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि कल अल्लाह के पास तो मैं जवाब दे नहीं रहूंगी कि मैंने अपना हक तो अदा कर दिया, मैंने अपना हक तो अदा कर दिया। तो मेरे भाई, आपको इस आग को बुझाना है, नफरत की आग को बुझाना है। इस मुल्क की नफरत में जो नफरत की आग भड़का रहे लोग, उनको अपने वोट के जरिए आपको शिकस्त देना है जमहूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।